हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए हम भारत की श्रृंखला को लगातार हम जो कि कवर करते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा है भारत के मतलब कि इंडियन मिनरल्स के बारे में, यानी भारतीय खनिज संपदा के बारे में देखा था। उसमें हमने लोहा, मैग्नीज धातु, सोना, चांदी, हीरा, अभ्रक, जो भी आपके सामने वीडियो भेजा आप उसको जरूर देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने हमने क्या पढ़ा, हमने भारत के जो कि एटॉमिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि आपका यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, ठीक है, इस सब के बारे में, एंटीमनी के बारे में हमने पढ़ा, यानी एटॉमिक मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी मिनरल्स के अंतर्गत कौन कौन से, कोयला, पेट्रोल, ठीक है, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, ये सब हम लोग विशेषतः समझेंगे। ठीक है, यही सब क्या है, एनर्जी मिनरल्स हैं। तो मेरे दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे यानी ऊर्जा संसाधन, क्या ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और ऊर्जा संसाधन जबरदस्त तरीके से, ऊर्जा संसाधन सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कोयले के बारे में, कोयले के प्रकार के बारे में, और कोयले से चलने वाली विद्युत ताप गृहों के बारे में देखेंगे, और सर्वाधिक कोयला कहाँ से उत्खनन होता है, भंडारक कौन है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन, आप सब जानते हो कि हमारे दैनिक जीवन में क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा संसाधन का बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि हमें क्या है, ऊर्जा संसाधन से कि हमें भोजन बनाने में, रोशनी में, विद्युत ताप में, ठीक है, सौर ऊर्जा में, ये सब क्या है कि हमें ऊर्जा संसाधन प्राप्त होती है दैनिक जीवन हमारे। तो आप सभी जानते हो कि सूर्य सबसे बड़ा क्या है, ऊर्जा संसाधन का स्रोत है। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन का क्या माना जाता है, स्रोत माना जाता है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो सूर्य है वो क्या है, सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन का क्या माना जाता है, सूर्य, ठीक है, स्रोत माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से होती है, तो जैसे होता है कोयला, पेट्रोल, बायोगैस, ये सब होती है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है, और परमाणु यूरेनियम से, ठीक है, सेल परमाणुओं से, परमाणु बमों से, ये सब क्या है, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा प्राप्ति, जैसा कि हमने बताया था कल आपको, यूरेनियम को बताया था, थोरियम के बारे में, एंटीमनी के बारे में बताया था, सब की जो कि ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक, तो हम लोग ऊर्जा संसाधन अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये जानिएगा कि जो ऊर्जा संसाधन होती है, एक होती है नवीनीकरण होती है, एक अनवीनीकरण, यानी परंपरागत और गैर परंपरागत। तो हम लोग इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ठीक है, हमारे साथ देखिएगा, पहला हमारा होगा नवीनीकरण, नवीनीकरण, ठीक, और दूसरा हमारा क्या होगा, अनवीनीकरण, अनवीकरण। ठीक है, अनवीकरण, जैसे यहाँ थोड़ा सा रेज करता हूँ, अनवीकरण, ठीक, अनवीकरण। तो नवीनीकरण जो नया संसाधन, अनवीकरण मतलब इसे क्या है कि ये सब क्या आते हैं, परंपरागत की गैर परंपरागत, आप समझिएगा, एक सब परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत, ये सब परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आप देखो नवीनीकरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ध्यान देखो, जैसे मान लो कि सौर ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसके अंतर्गत आएगा, तो नवीनीकरण के। आप कहेंगे सर पवन ऊर्जा, क्या, पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा जो ऊर्जा संसाधन है, पवन ऊर्जा संसाधन, यहाँ पे लिखिएगा, पवन ऊर्जा संसाधन। उसके बाद पवन ऊर्जा संसाधन हो गया, उसके बाद ज्वारी ऊर्जा हो गया, क्या, ज्वारी ऊर्जा संसाधन हो गई। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा संसाधन हो गई। ठीक, आप देख रहे हो। उसके बाद हम बात करेंगे भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संसाधन। ठीक, उसके बाद करेंगे बायोगैस, बायोगैस ऊर्जा संसाधन, ठीक है, बायोगैस ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे, ये सब नवीनीकरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद करेंगे जो कचरे से उत्पन्न ऊर्जा होती है, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन देख रहे हो भैया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस ऊर्जा और कचरे से उत्पन्न ऊर्जा के बारे में, ये सब नवीनीकरण ऊर्जाएं हैं। क्या है, नवीनीकरण ऊर्जाएं हैं। ठीक है, ये सब नवीनीकरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, सब हो गया है नवीनीकरण के बारे में। अब बात करेंगे अनवीनीकरण में कौन कौन आते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोयला, इससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब मान लो कि पेट्रोल, क्या, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल मान लो। उसके बाद मान लो आपका नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया परमाणु, परमाणु जो कि ऊर्जा, परमाणु
ऊर्जा, ठीक है, ये सब परमाणु ऊर्जा हो गई। उसके बाद एक है सेल ऊर्जा, ठीक है, सेल ऊर्जा। तो ये सब हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत देखेंगे। और जो कि देखिए नवीनीकरण ऊर्जाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन की निम्नलिखित में नवीनीकरण ऊर्जा है, निम्नलिखित में से अनवीनीकरण ऊर्जा है, ठीक है। ये सब आप जो हमारे साथ नोट करो भाई, ये सब नोट करो, देखो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में, और कोयला विशेषतः हम लोग कोयले के बारे में समझेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ये हमारी शुरुआत है, ठीक है। कौन सी शुरुआत है? कोयले की ओर, यानी ऊर्जा संसाधन की ओर। ये हमारे दैनिक जीवन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये एक सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में यानी हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद ये दोबारा बन नहीं सकता। ये देखो ऊर्जा, सौर ऊर्जा है आजकल, देख रहे हो, जो सूर्य से, जो कि सूर्य सबसे ऊर्जा का स्रोत है, यानी सौर ऊर्जा छत पे लगाया जाता है ना, तो सूर्य से क्या होती है? चार्ज होती है, ठीक है। चार्ज होने के बाद बिजली उत्पन्न करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। पवन ऊर्जा से भी फैन जो चलता है देखे होगे, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा से भी वही हाल होती है, जैसे ज्वारी ऊर्जा के उठी और जो फैन लगा होता है ना पवन वाला, ठीक है, उससे भी उत्पन्न होती है। भूतापी ऊर्जा मतलब समझते होगे भैया, जो कि आप जो झरने से गिराया जाता है, तेजी से पानी गिराया जाता है। बायोगैस, यानी जैसे मान लो बायोगैस से क्या है? बायोगैस मतलब गैसों से भी ऊर्जा उत्पादन होती है, ठीक है। उसके बाद कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, मतलब कि किसी भी प्रकार के से आप, जैसे कि कचरे से क्या, कचरे से भी आप देखे होंगे, कचरे से बहुत चीजें बन रही हैं, ठीक है। कचरा भी जो कि अब सोना के समान हो गया है, कचरा भी छूट नहीं रहा है, ठीक है। ध्यान रखो भाई, हर एक चीज का जीवन जो पृथ्वी बनाया गया है वो एक कहिए तो महत्वपूर्ण चीज है। वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में वो काम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं कार्य करेगा, ठीक है। तो चलिए हम कोयले की ओर चलते हैं। कोयले की ओर सबसे विशेषतः समझेंगे, कोयले के बारे में जानेंगे। और समझो कि कोयला एक नाम है कोल, ठीक है। अब जानिए कि हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था। जैसे मान लो कि पृथ्वी पे कोई कुछ आपदाएं आई थी, जैसे भूकंप आया होगा, ज्वार आया होगा, ठीक है, पृथ्वी उलट आनी, तूफान, बाढ़, बहुत सी चीजें आई होगी, ठीक है। तो हुआ क्या होगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या होंगे? दफन हो गए होंगे। और दफन होने के बाद हजारों वर्षों बाद ये क्या होंगे? इसमें क्या होगी? ये सड़ने गलने लगे। जब सड़ने गलने लगे तो क्या हुआ? जीवाश्म का, जो जीव जंतु थे, जीवाश्म का रूप पकड़ने, जीवाश्म का रूप पकड़ने से हुआ क्या कि इनसे क्या हुआ? जीव जंतुओं से क्या बना? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बना, ठीक है। और पेड़ पौधे से क्या बना? पेड़ पौधे कुछ समय बाद विखंडन होने लगे, छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। जहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे, जंगल होंगे, वहां से अधिक मात्रा में आपको कोयला उत्खनन, जैसे झारखंड का झरिया देखे होंगे, तो झारखंड का झरिया वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से सर्वाधिक कोयला उत्पादन क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले समय में यहाँ पे जंगल अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे कोई आप बताया होगा कि धरातल के अंदर समा गया होगा। और आज के समय में यहाँ से कोयला उत्पादन सर्वाधिक हो रही है, यहाँ से देखने को मिल रही है। बात समझ रहे हैं? तो वो कोयले का जीवाश्म से, जीवाश्म मतलब जो जानवर मर गए होंगे उसे पेट्रोल, डीजल, ये सब केरोसिन बन गया है, ठीक। यही से कहानी है इसकी, कोयले की। और कोयले कई ऐसा बात नहीं कि तुरंत बन गया हो, हजारों वर्षों लगे होंगे इसकी विखंडन होने में, परिवर्तन होने में, ठीक है, तब जाके कोयले का रूप लिया होगा, ठीक। कोयले से ही आज जीवन में देख रहे हो, कोयले से क्या है, पहले कोयले से ट्रेन भी चलाया जाता था, लेकिन अब विद्युत से ट्रेन चलाया जाए, यूरेनियम जैसे महान जो कि एटॉमिक मिनरल्स आ गया है, ठीक है। जैसे 1 kg अगर आप यूरेनियम ले लो, अब 1500 टन आप अगर कोयला ले लो, तो जितना 1500 टन कोयला ऊर्जा उत्पादन करेगा ना, उतना 1 kg यूरेनियम ऊर्जा उत्पादन करेगा, ठीक है। तो ऐसे चीजों के जो कि एटॉमिक मिनरल्स का खोज हमारे धरातल पे हो रही है, ठीक है, ऐसे आगामी होता रहेगा, ठीक। आप सुनो भाई, पेट्रोल का भी खोज हो चुका था असम के डिगबोई में, क्षेत्र वाला असम का, जो कि पूर्वी भारत का पूर्वी वाले क्षेत्र में। तो यहाँ से क्या है, पेट्रोल का भी यहाँ से एक जीवाश्म ईंधन उत्पन्न हुआ, ठीक है। और उसके प्राकृतिक गैस भी देखने को मिला है कई प्रकार से। प्राकृतिक गैस मतलब जैसे गैस सिलेंडर घरों में है ना, आप ये देख रहे हो, ठीक है, लाइटर में जो होती है, जो उपयोग करते हैं, कई कितने प्रकार के गैस होते हैं। परमाणु ऊर्जा से आप जानते हैं, यूरेनियम से बनाया गया जो परमाणु बम होता है उससे उत्पन्न होता है, जो उसका विखंडन होता है, टूटता है, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उससे परमाणु बम भी बनाया जाता है। सेल ऊर्जा, सेल देखे होंगे, उससे भी ऊर्जा उत्पादन होती है। तो ठीक, हम चलते हैं कोयले की ओर, और कोयले को विशेष हम लोग समझेंगे और जबरदस्त तरीके से समझेंगे। और आप हमारे साथ नोट करिए, इस चीज को नोट करो, ठीक है। आप इस चीज को नोट करेंगे ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और देखिए जैसा कि हम आपको क्या पढ़ा जा रहा है, कोल पढ़ा जा रहा है, कोल को विशेष तरीके से समझेंगे, ठीक है। और कोल को अच्छे तरीके से हमारे साथ नोट करिए। और मतलब जल्द ही भारत का भूगोल खत्म होने वाला है, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी चालू करेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी आपको जबरदस्त तरीके से समझाएंगे भी, ठीक है।
तो आइए हम लोग कोल की ओर चलते हैं। और देखिए, कोयला एक तरह जहां शक्ति का प्राप्त करना, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोयला एक तरफ जहां शक्ति प्राप्त करती है, यानी जहां शक्ति प्राप्त कर रही, ऊर्जा दे रही है, वहीं पर औद्योगिक ईंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कोयला एक जगह हमें, एक तरफ हमें ऊर्जा उत्पन्न करा रही है और दूसरी तरफ हमें औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन के रूप में भी कार्य कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में स्रोत, आप देखे होंगे कच्चे माल, जितने भी कोयला जो उत्खनन होता है ना, तो वो सभी कोयले कच्चे होते हैं। ठीक है। उसको प्योरीफाइड करके, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कोयले को अलग अलग उत्खनन अलग अलग क्षेत्रों से होती है, तो उसके प्योरीफाइड करके जला कर क्या किया जाता है, उसे पक्के कोयला बनाया जाता है। आप ट्रेनों पे देखे होंगे लदे कोयले जो जितने भी जाते हैं वो सब कच्चे कोयले होते हैं, पक्के कोयले नहीं होते हैं। और देखे होंगे कितने लोग उसका जो कि आप ट्रेन पे चढ़ के उसको उतारते हैं, तो उसका चोरी भी कर लेते हैं से कोयले की। ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा, कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्या है? कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, यानी अब इसे सूर्य ऊर्जा का प्रमुख सर्वाधिक स्रोत माना जाता है। ठीक है। जो कोयला है, कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ना, सूर्य के द्वारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। उसी तरह कोयला भी एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है आधुनिक समय में। आधुनिक समय में कोयला भी ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र माना गया है, जैसे पेट्रोल भी ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र माना गया है। इसे वाहनें देख लो, बहुत सी वाहनें चल रही हैं। ठीक है। अब देखो, देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत, इसका योगदान लगभग 67% है। यानी आप देख लो कि जितने भारत में व्यावसायिक क्षेत्र है ना, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में कोयला का लगभग 67% इसका क्या हो रही है, खपत हो रही है पूरे भारत में। जितनी व्यावसायिक क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का उपयोग हो रहा है, जहाँ पे कोयले को मतलब कोयले के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र चलाया जा रहा है, वहाँ पे लगभग पूरे भारत में 67% वहाँ पे कोयले की खपत हो रही है। ठीक है। उसके बाद देखो, कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन निर्मित एक ठोस संतृप्त शिला है। यानी संतृप्त मतलब परिवर्तित होकर, पहले क्या हुआ था, कोयला परिवर्तित होकर ठोस बना। ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन से निर्मित, किससे? हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस शिला है। ठीक है। शिला पत्थर के रूप में होता है, ये पत्थर के रूप में विराजमान होता है। इसे छोटे टुकड़ों में काटा, मतलब कि तोड़ के इसे अन्य जगहों पे निर्यात आयात किया जाता है। ठीक है। बात समझ रहा है। और दूसरा, कोयले का उपयोग ऊष्मा या प्रकाश के आपूर्ति हेतु ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। देखो, कोयले का उपयोग ऊष्मा या प्रकाश के, मतलब कि कोयला जब जलाओगे तो उसमें ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलती है, तो ये ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। जैसे सूर्य से क्या होती है, सूर्य से सौर ऊर्जा पे जब पड़ता है ना, उस पे सौर सेल पे जब पड़ती है, ठीक है, सौर सेल मतलब समझे जो भी सेल ऊर्जा बताए हैं तो वो सौर सेल ही है। ठीक है। जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो विद्युत उत्पन्न करती है, और विद्युत उत्पन्न करती है तो जानते हो कि ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो उसी प्रकार क्या हो रहा है, कोयले का उपयोग ऊष्मा प्रकाश आपूर्ति के हेतु ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसकी आपूर्ति क्या, कोयले की आपूर्ति किस लिए किया जाता है? ईंधन के रूप में, ऊष्मा के रूप में किया जाता है। ठीक। दूसरी बात, आगे की ओर देखिए थोड़ा सा, एक के बाद नोट लीजिए। आधुनिक ढंग से कोयले के निकालने का प्रथम प्रयास, ठीक है, 1774 में रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? ये लिख लो भैया यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पहली बार कोयले के उत्खनन कहाँ हुआ था? 1774 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल में हुआ था। पहली बार कोयले का उत्खनन जो हुआ था, पहली बार रानीगंज, और जो कि रानीगंज कोयले क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। वहीं पे पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ था। और दो अंग्रेज थे, एक का नाम था सरमन और एक का नाम था हिटले। इन्होंने क्या किया था, पहली बार उत्खनन यानी खोज किया था कोयले का यहाँ पे, और उत्खनन भी किया था। फिर 1814 ईस्वी में इसी में रूपर्ट जॉन, मानी रानीगंज में रूपर्ट जॉन अंग्रेज है, इनके रिपोर्ट पर कोयला उत्खनन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है। यानी इन्होंने खोज किया और रूपर्ट जॉन ने 1814 ईस्वी में क्या किया, अपना रिपोर्ट जारी किया और पता चला कि यहाँ कोयले की बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है। तो यहाँ से उत्खनन की शुरुआत कर दी गई। ठीक है। रानीगंज से। और इसी के कारण इसे क्या, कोयले को काला हीरा कहा था। इसका ऐसा गुण है कि इसे काला हीरा, ब्लैक डायमंड के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। ब्लैक डायमंड के ऊष्मा और प्रकाश के रूप में इसका हम लोग आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखी है। आप देखोगे हर जगह लगभग कोयले का ही उपयोग होता है। बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में, बड़े बड़े कंपनियों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में कोयले का वही उपयोग देखने को हमें मिल रहा है। ठीक।
बस समझ रहे हैं? कोयले की बड़ी बड़ी खानें होती हैं, ठीक है। और देखो भाई कोयले के खानों में अगर चले जाओगे तो वहाँ पे मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस कभी कभी सुने होंगे कि आग लग जाती है। आग लगने का कारण कि अगर ऑक्सीजन का अगर उसमें थोड़ा सा अगर क्या हुआ, टच हुआ, यानी ऑक्सीजन टच हुआ तो क्या हो जाएगा उसमें, मेरे दोस्त, उसमें जरूर में अचानक आग लग जाएगी, ठीक है, ध्यान रखो। कोयले से प्राप्त शक्ति, खनिज तेल से शक्ति प्राप्त है। सुनो, जो कोयले से जो कोयला जलाने पर जो शक्ति मिलती है ना, जो शक्ति प्राप्त होती है, वह तेल से प्राप्त जो शक्ति है उससे 2 गुना। कोयला जला लो और तेल जला लो तो कोयले में जो शक्ति प्राप्त होगी और तेल में जो शक्ति प्राप्त होगी, कोयले मतलब तेल से 2 गुना शक्ति कोयले में प्राप्त होगी। और जो प्राकृतिक गैस से 5 गुना शक्ति प्राप्त होगी। और जल विद्युत से 8 गुना शक्ति प्राप्त होगी। यानी कोयले को जलाने पर मतलब जो तेल से प्राप्त शक्ति 2 गुना, प्राकृतिक गैस के 5 गुना और जल विद्युत से 8 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर रही है कोयला, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कोयला हमारे जीवन में इतना ज्यादा भूमिका निभा रही है, ठीक है। बड़े बड़े व्यवसायिक कंपनियों में अगर एक कोयला ना होता तो बिजली कहाँ से उत्पन्न हो पाता। बिजली अभी हमने आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बिजली विद्युत ग्रिड चलाया जाता है कोयले से, ठीक। देखो, भंडारण की दृष्टि से भारत विश्व में 5वां स्थान है। भारत विश्व में 5वां स्थान है, यानी हम कह सकते हैं कि भंडारण दृष्टि भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है। और 5वां स्थान मतलब ये है कि यहाँ पे सर्वाधिक 5वें स्थान में भंडारण यहाँ पे देखने मिले। झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हल्का सा, ठीक है। देखो भाई, कोयले में विद्यमान जो वाष्पशील गैस होती है ना, ये देखो जो कोयला होता है ना, उसमें वाष्पीकृत क्रियाएं, उसमें आर्द्रता पाई जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन पाई जाती है, नमी पाई जाती देखने में मिलता है। तो वही मैं बता देता हूँ कि कोयले में जो विद्यमान वाष्पशील गैस होती है ना, कोयले के शोधनशालाओं में ले जाकर इसे जलाकर क्या करते हैं, उद्योग हेतु कोक प्राप्त किया जाता है। यानी कोयले को क्या किया जाता है, पहले ले शोधनशाला में जलाते हैं, जलाने के बाद इससे कोक प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, कोक प्राप्त करते हैं। तो एक कोयले के प्रमुख इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कोयले इंट्रोडक्शन। आइए थोड़ा सा हम लोग खान की ओर चलते हैं, ठीक। आपको दिख रहा है इसमें, देखिए रासायनिक तौर पे कार्बन होती है, इसमें अधिक से अधिक कार्बन होगी तभी तो कोयला जलेगी। जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी कोयला कम जलेगी। और उसमें धुआं और राख सर्वाधिक होती है। जिसमें अधिक से अधिक कार्बन की मात्रा होगी तो उसमें ना धुआं होगी ना राख होगी, लेकिन उसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है, ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी। देखो ऊर्जा अधिक होती है कैसे, जब कार्बन अधिक होगी। पहले के ट्रेनों में क्या होती है, कोयला इतना ज्यादा झोंका जाता था, इतना ज्यादा फेंका, जितना कोयला फेंक दिया जाता था, ठीक है, जितना वो जलता था उतना इंजन हीट होती थी, और जितना हीट होती थी ट्रेन उतना चलता था। गदर मूवी देखे होंगे आप, गदर मूवी में देखे होंगे सनी देओल के जो जाते हैं ना पाकिस्तान से इंडिया जो भागते रहते हैं, ठीक है, तो उस समय तो कोयला इतना ज्यादा, उसको कोयले ट्रेन दिखाया गया है। इतना जब कोयला झोंका जाता है ना तो कोयला उतने स्पीड पकड़ती है, ठीक है, जब इतना हीट होगा उतना तेज भागेगी, ठीक है। तो गदर मूवी देखिएगा, उसमें कोयले का दिखाया हुआ है स्वरूप कि किस प्रकार से पहले कोयले से ट्रेन चलाया जाता था, ठीक। तो देखिए खाने हैं कोयले की, हर जगह आपको ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा, ठीक है। आदमी अगर गोरा हो, अगर एक बार चला जाए तो बाहर निकलेगा तो काला हो जाएगा, ठीक है। एक कोयले की खान में यहाँ अधिकतर आपको काले ही लोग दिखेंगे, क्योंकि कोयला काला दिखता ही है, ठीक है। कोयले की तरह लोग हो जाएंगे, जब निकलेंगे तो काला काला हो जाएगा, ठीक। तो कोयले की खान में देख लो ऐसे होता है, तोड़ फोड़ होता है छोटे छोटे खंडों में, फिर वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, फिर वहां से आयान निर्यात किया जाता है देशों को, अन्य देशों को, ठीक। तो चलो आगे क्यों चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कोयले के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं। और कोयले के प्रकार के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इनकी बुनियादी क्या विशेषताएं हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक कोयले के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और एक कोयले ऐसा कोयले के प्रकार हो गए, ठीक है। और कोयले के प्रकार में हम लोग देखेंगे, पहला कोयला हमारा होगा एंथ्रेसाइट। क्या होगा, एंथ्रेसाइट, सबसे उच्च कोटि की कोयला, ठीक है। उसके बाद होगा बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक यही सब कोयले का उपयोग होती है। गोंडवाना क्षेत्र में हमें बिटुमिनस कोयला ही देखने मिलती है, ठीक है। तीसरा हमारा है लिग्नाइट, ये तीसरे प्रकार की कोयला। और चौथा हमारा पीट कोयला, सबसे रद्दी कोयला माना जाता है, ठीक है। तो भारत में कुल 4 प्रकार की कोयला पाई जाती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और हम लोग
पीट कोयला, ठीक है। 4 प्रकार का कोयला, चारों प्रकार की विशेषताओं के हम लोग समझेंगे। आओ, ठीक है, देर ना करें, हम लोग एक एक चीज को कवर करेंगे कोयले के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट करिएगा। नोट करने के बाद आप ये समझिएगा कि ये सब महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से आएगा कि कोयला किन क्षेत्रों से ज्यादा उत्खनन होती है। ठीक, आओ हम लोग सबसे लेंगे एंथ्रासाइट। यह कोयला का सबसे अच्छा उत्तम रूप होता है, देख रहे हो भैया, ये आपका कोयला है, चमकदार कोयला होती है, ठीक है, सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला मानी जाती है, ठीक है। इसमें पहली बात जान लो कि नमी नहीं होती, और जिस चीज में नमी हो जाएगी, जिस चीज में नमी हो जाएगी, क्या वो जलेगा? नहीं। अगर चलो कोई लकड़ी ले लो और लकड़ी पे हमें पानी छिड़काव कर दो, पानी छिड़काव के बाद आग लगा दो, तो क्या वो लकड़ी जलेगी? नहीं जलेगी। और जलेगी भी तो क्या होगी, इसमें धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो बात समझो, तो ये क्या होगी, इसमें नमी नहीं पाई जाती, ठीक, नमी नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये सबसे महंगा बिकता है। एंथ्रासाइट कोयला ना सबसे महंगा इसलिए बिकता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और जलता है, इसमें राख का धुआं नहीं पाई जाती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की है। उसमें इसमें 3% हाइड्रोजन पाई जाती है, कई परसेंट, 3% हाइड्रोजन पाई जाती है, 2 से 5% ऑक्सीजन पाई जाती है, किसमें, ऐसी एंथ्रासाइट में। और 0 से 5% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, और 2 से 5% केवल राख देखने को मिलता है। 2 से 5% राख कोई बहुत मामूली चीज है सब, ठीक है। वाष्पशील की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक। वाष्पशील की मात्रा भी क्या होती है इसमें, बड़ा कम होती है, क्योंकि ये जलता है, ठीक है, बहुत तेजी चलता है। अब देखो आगे क्यों, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90 से 95% होती है, और इसमें जल की मात्रा लगभग कितना होती है, 2 से 5% जल की मात्रा होती है। जल वाष्प की मात्रा लगभग 25 से 40% होती है, बात समझिएगा। जल वाष्प की मात्रा लगभग 25 से 40% होती है इसमें एंथ्रासाइट कोयला में। और एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। और देखो यह कठोर कोयला होता है। यह कैसा होता है, कठोर कोयला होता है। कठोर होने के कारण क्या है, इसमें ताप और दाब के जब सबसे अंदर होती है और ताप दाब पड़ेगा तो कठोर तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि इसमें नमी नहीं होती, यह वाष्पशील की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, तो ये कठोर तो होगा ही। यह जलते समय धुआं नहीं देता, हमने बताया कि इसे जला दो धुआं नहीं निकलेगा। यह कोयला सबसे उच्च गुरुत्व वाली मानी जाती है, सबसे उच्च कोटि का कोयला है, ठीक है। ये आपका एंथ्रासाइट कोयला हो गई, ठीक। एंथ्रासाइट कोयला के बारे में आप लोग पढ़े हैं, ये सब कोयला के बारे में विशेष तरह आपको समझा रहे हैं, आप इसको नोट करिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और होता क्या है कि जब इंसान इग्नोर करता है, हर चीज को इग्नोर करता है कि यार क्या मतलब हम तो पढ़े हुए हैं, हमको सब कुछ आता है। इंसान क्या भ्रम है कि हमको सब कुछ आता है। आपको कुछ, जो इंसान सोचता है कि हमको सब कुछ आता है, उसको सोचो कुछ नहीं आता। अगर आपको आता होता ना तो आप बोलते नहीं, क्योंकि जिस इंसान को विद्या आई जाती है ना तो सरल स्वभाव हो जाता है, वो बोलता है नहीं कि हमको, वो चाहता है कि और कहाँ से हमें विद्या ग्रहण हो जाए, ठीक है, और कहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, कहाँ से हमें मिल जाए कि हम और मतलब और तेजी से अपनी एनर्जी को ज्ञान की ओर झुकना शुरू कर दें, ठीक है, कितने चीज को कवर कर लें, ठीक है। ये एक ज्ञानी का क्या है, एक आपको गुण देखने को मिलेगा, एक समझदार व्यक्ति का एक गुण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, ये बिटुमिनस हो गया, जिससे तरल, जिसे हम लोग बिटुमिनस तरल के नाम से भी जानते हैं। तरल, बिटुमिनस तरल के नाम से भी हम लोग बिटुमिनस को जानते हैं, ठीक है। एक कोयले का दूसरा प्रकार है, एक कोयले का दूसरा प्रकार है। यह सघन ठोस और काले रंग का होता है। अब सघन ठोस और काले रंग का क्यों होता है, क्योंकि ये गहराई में और तापमान अधिक होता है। तापमान दाब अधिक होने के कारण ये जब प्रभावित होती है ना तो ये क्या होती है, ठोस हो जाती है और काले रंग का होता है। बात समझ रहे, जब इसमें ये तो पहली बात गहराई पाई जाती है, तापमान अधिक होता है। जब तापमान और गहराई प्रभावित करती है तो ये क्या होती है, ठोस होती है। और ठोस होने में इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। देख रहे हो, ये काला है और दिलवाला है, ठीक है। दिलवाला इसलिए है कि पूरे भारत में इसी का उपयोग लगभग होता है, ठीक। तो देखो भाई, ये ब्लैक जो कि कोल है, और बिटुमिनस का एक जो कि हमको एक कोल का टाइप है, और कोल का सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। कोल का सेकेंड टाइप में बिटुमिनस को बिटुमिनस तरल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है, और एंथ्रासाइट में 90 से 55%, ठीक है। यह जलते समय साधारण धुआं देती है, यानी इसको जलाओगे ना तो अब नॉर्मल धुआं निकलेगा, मतलब ना के बराबर निकलेगा, ठीक है। गोंडवाना काल में कोयले की इसी प्रकार का था। आप समझो कि जो गोंडवाना क्षेत्र था, मेरा भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, गोंडवाना लैंड कहलाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र का है। तो गोंडवाना क्षेत्र में ना इसी प्रकार का एक बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला हमें देखने मिलता है, और पूरे भारत में लगभग बिटुमिनस प्रकार की कोयला का ही यूज होता है। बड़े बड़े कंपनी व्यवसायिक क्षेत्रों में बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला का यूज होता है, ठीक। अभी जो कि एंथ्रासाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में ही बस पाई जाती है। एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में देखने मिलता है, लेकिन ये
कोयला जो है ना पूरे भारत में लगभग देखने को मिलता है, पूरे भारत में पाई भी जाती है भाई, और उपयोग भी बहुत ज्यादा होती है। पूरे भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उपयोग ज्यादा होता है, ठीक है, आप जान लो। अब देखो धातु शोधन में उच्च किस्म के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग होता है। अगर कोई धातु शोधन हो रहा है ना, जैसे लोहे का हो रहा है, पेरोल्फाइट किसी भी धातु का शोधन हो रहा है, तो उसमें शोधन करते समय हमें बिटुमिनस कोयले का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बिटुमिनस कोयले का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। और क्योंकि ये चलता भी है, जलता भी है और हल्का धुआं निकलता है। बिटुमिनस कोयला जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात कारखानों में किया जाता है। जो बिटुमिनस कोयला होता है ना, इसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर क्या कर, कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात कारखानों में इसका बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उपयोग होता है। और जहाँ पे धातु होती है, धातु क्या है, प्योरीफाइड किया जाता है बिटुमिन प्रकार के कोयले को जलाने के बाद, ठीक, समझ में आ रहा है। आगे की ओर देखिएगा, ये हमारा हो गया बिटुमिनस हो गया। और इसमें देखो भाई, इसमें वाष्प जो होती है ना 35 से 50% वाष्प पाई जाती है, और 20 से 30% इसमें नमी पाई जाती है, और 90% कोयला भंडार गोंडवाना क्षेत्र में है। यानी 90% हम कहेंगे तो गोंडवाना वाले जो क्षेत्र है उसमें बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला हमें देखने को मिलता है, 90%, ठीक है, कितने परसेंट, 90% गोंडवाना क्षेत्र से ही कोयला हमें उत्खनन होते हुए दिखता है, ठीक। आगे की ओर देखिए थोड़ा सा, अब हम अगले कोयले की, तीसरे कोयले की ओर चलते हैं। और तीसरे कोयले की बहुत महत्वपूर्ण है लिग्नाइट। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये तीसरा प्रकार है, कोयले का तीसरा प्रकार है। इसे भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन कोल कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, इसे हम लोग ब्राउन कोल कहते हैं। ब्राउन कोल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक। ब्राउन कोल, जैसा कि आप इसका फिगर देख रहे हो, ये ब्राउन हमें दिखने को फिगर दिख रहा है, ठीक है, ब्राउन कोल के रूप में ही माना जाता है। ये मतलब ये ब्लैक नहीं होता है, हल्का ब्राउन दिखने, जो ब्राउन होता है ना, वो कौन सी कोयला है, लिग्नाइट प्रकार की। यह पीट कोयला से अच्छा माना जाता है। जो पीट कोयला सबसे रद्दी कोयला मानी जाती है, और पीट कोयला से थोड़ा उच्च माना जाता है, थोड़ा उच्च माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होता है। इसमें वाष्प 35 से 50% होती है, किसमें, लिग्नाइट कोयले में। इसमें गंधक 2 से 5% तक होता है। यानी सर्वाधिक गंधक जो पाई जाती है वो लिग्नाइट में पाई जाती है। लिग्नाइट कोयले में सर्वाधिक गंधक 2 से 7% पाई जाती है, ठीक। यह मुलायम एवं नमी युक्त होता है। सबसे मुलायम कोयला लिग्नाइट, और नमी युक्त कोयला लिग्नाइट, ठीक, ये भी आप नोट करो। यह ताप विद्युत, घरेलू, औद्योगिक ईंधन के रूप में, उर्वरक उत्पादन में भी प्रयोग। अब देखो, यह विद्युत उत्पादन, घरेलू उत्पादन, घरेलू में क्षेत्र में जो मतलब उपयोग होता है, औद्योगिक क्षेत्र में जो उपयोग होता है, और उर्वरक उत्पादन में क्षेत्र में जो उपयोग होता है, वो लिग्नाइट प्रकार के कोयले से ही किया जाता है, ठीक है, यूज होता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला यूज होता है, ठीक है। ये आपका देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका कोयला हो गया, ठीक है। ये तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, मेघालय, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में लिग्नाइट प्रकार के कोयला देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसे नोट करो भाई, अगला देखो थोड़ा सा। आइए आज हम पीट कोयला बात करेंगे, सबसे रद्दी कोयला, सबसे खराब कोयले के रूप में कोयला का जो कि, और सुनो, सबसे पहला कोयले का प्रथम चरण भी पीट कोयला है। कोयले का प्रथम चरण कौन सा है, पीट कोयला है। प्रथम का लास्ट चरण जो है आपको कितना, जितना अंदर होगा उतना अच्छा होगा, जितना ऊपर होगा उतना खराब होगा, ठीक है, बात समझिएगा। पीट कोयला, ठीक, यह कोयले का सबसे खराब रूप होता है, यानी पीट कोयला सबसे रद्दी कोयला मानी जाती है। इसमें कार्बन मात्रा 40% से भी कम पाई जाती है, ठीक है। इसे जलाने पर जान लो, अगर जला दोगे एक बार ना, तो अगर गांव में जला दोगे तो पूरा गांव वाले परेशान हो जाएंगे, खांसते खांसते, इतना ज़्यादा धुआं देगा, ठीक है, इतना ज़्यादा धुआं कि यहीं आग लग गई है। पीट कोयला, ठीक, इसमें नमी अधिक होती है। नमी होने की वजह से क्या होती है, जलता नहीं, और नमी जहाँ पे अधिक होती है वहाँ आग लगता नहीं, और जब आग लगेगा भी तो उसमें क्या होगा, धुआं, ज़्यादा तक धुआं ही निकलेगा, उसमें से ऊष्मा कब निकलेगा, ठीक है। और देखो, यह कोयले का निर्माण का प्रथम चरण है। मतलब कोयला अगर बनना जब प्रारंभ हुआ था, यानी जब कोयला बनना प्रारंभ हुआ था, तो कोयले का प्रथम जो चरण था, जो प्रथम शुरुआती थी, जो शुरुआती दौर था इसका, वो पीट कोयला से कोयले का शुरुआत हुआ है। यानी कोयले का प्रथम जो रूप है, यानी जो पहला भाग है, वो कौन सा है, पीट कोयला, ठीक है। और जो अंतिम है एंथ्रासाइट, जितना ऊपर उतना खराब, जितना नीचे उतना अच्छा, ठीक है। या आप इसे दिमाग बैठा रखिएगा, ठीक है। कोयला हो गया, कोयले के प्रकार के बारे में हो गया, अब ठीक है, अब इसे नोट कर लिए होंगे। चलो भाई आगे क्यों चलते हैं, अब बात करेंगे ताप विद्युत गृहों के बारे में और कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में, कहाँ कहाँ से कोयला उत्पादक क्षेत्र होती है।
ठीक, तो ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र की सूची हो गई। यहाँ देखो ये पश्चिम बंगाल है, रानीगंज से। यहाँ पे हमने बताया था 1774 ईस्वी में, ठीक है, पहली बार यहीं पर उत्खनन किया गया था। 1874 ईस्वी में 1814 ईस्वी में उत्खनन की जो कि रिपोर्ट आया था और उत्खनन शुरू हो गया था। तो यानी पहली खोज यहीं से हुई थी। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। पहली बार जो खोज भी हुआ था तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखो झारखंड, झारखंड का झरिया सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है कोयले का। झारखंड का झरिया सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है किसका? कोयले का, ठीक है, नोट करो भाई। और देखो यहाँ बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़ है, डाल्टनगंज है, ठीक है। झारखंड का झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र, झारखंड का झरिया सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद अन्य उत्पादक कोयले क्षेत्र जैसे बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये सब झारखंड में। यहाँ से भी कोयले का हमें उत्खनन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा आ जाओ मध्य प्रदेश की ओर जाओ, सिंगरौली नाम सुने होंगे, सुहागपुर, जोहरा, उमरिया, सतपुरा कोयला फील्ड, ठीक है। इन सब स्थानों से कोयला उत्पन्न होती है, उत्खनन होती है, ठीक है। दूसरी बात उड़ीसा से आ जाओ, तलचर नाम सुने होंगे, हिमगिरी, रामपुर, तलचर, हिमगिरी और रामपुर, तलचर, हिमगिरी और रामपुर, इन सब क्षेत्रों से भी हमें कोयला उत्खनन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात आंध्र प्रदेश में आ जाओ, यहाँ पे कट्टापल्ली और सिंगरेनी, कट्टापल्ली और सिंगरेली, ठीक है, सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी, कट्टापल्ली, सिंगरेनी, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। छत्तीसगढ़ में कोरबा नाम सुने होंगे, जो बिसरम यानी बिसरमपुर हो गया, सोनहट हो गया, झिलमिल हो गया, हसदो अरंड हो गया, ठीक है। कोरबा, बिसरमपुर, कोरबा, बिसरमपुर, सोनहट, झिलमिल, हसदो अरंड, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के कोयला उत्खनन क्षेत्र है। दूसरा असम की आ जाओ, ठीक है, यहीं से तेल उत्खनन भी हुआ था। तो मकुम, नजीरा, जानजी और जयपुर, ठीक है, जयपुर यहाँ पे भी है असम में, ठीक है, राजस्थान भी नहीं, समझोगा। मेघालय में आ जाओ, उमरलोंग, डारंगी गिरी, चेरापूंजी, माओलोंग और लाग्रेन, ठीक है। चेरापूंजी भारत विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है यहीं पे होती है, ठीक, ये जो कि आपका मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ, नाकमचिक और नामफुक, नाकमचिक और नामफुक, ये अरुणाचल प्रदेश के कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नाम है कि यार एकदम मतलब ऐसा लगता है कि बोलना कि मतलब कि बोलोगे तो खुद पे डाउट है कि सही बोले कि गलत बोल दिए, ठीक है। तो नाम है कि गजब गजब नाम रखा गया है, ठीक है। आगे की ओर ये सब बात आपको समझ में आ रही है। कोयला उत्पादक क्षेत्र हो गए। आप बात करेंगे कि कोयले से कितने ऐसे विद्युत, कुल 12 विद्युत गृह है जो कोयले से चलते हैं, जहां से विद्युत ताप उत्पादन, विद्युत उत्पादन हो रही है, ठीक है। आप इसे जरूर नोट करो, हमारे साथ नोट करो। कोयले पर आधारित ताप विद्युत गृह है, कोयले पर आधारित ताप विद्युत भारत में 12 है, जिसमें कि कोयले से उत्पादन विद्युत उत्पादन होती है, ठीक है। और किन किन राज्यों में, ठीक है, और कोयला कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है और कितना विद्युत उत्पादन कर रही है, ठीक, ये भी हम देखेंगे। तो आओ हम लोग भारत के मैप पे देखते हैं, समझते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो अपने आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? यूपी में आ जाओ। यूपी में आप जब आओगे तो यूपी में एक स्थान है सिगरौली ताप विद्युत गृह, सिगरौली ताप विद्युत गृह, ठीक है, सिगरौली ताप विद्युत गृह, जो कि कोयले से उत्पादन विद्युत या कोयले से विद्युत उत्पादन होती है। दूसरी बात ओबरा नाम सुनोगे, ओबरा ताप विद्युत, यहाँ से भी कोयले से होती है। रिहंद ताप नाम सुने होंगे, ताप विद्युत, रिहंद ताप विद्युत, यहाँ से भी कोयले से उत्पन्न होती है। हरदुआगंज, क्या? हरदुआगंज, देखो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज 1, रिहंद 2, ठीक है, ओबरा 3 और सिगरौली 4, ये 4 कोयला उत्पादक विद्युत गृह हैं यूपी में केवल, ठीक है। देखो दूसरी बात, आ जाओ एमपी की, एमपी की ओर चले। एमपी में पहला है कोरबा ताप विद्युत, कोरबा ताप विद्युत 1, विंध्याचल ताप विद्युत 2, एमपी में सतपुड़ा ताप विद्युत 3, तो एमपी में कितना है? 3, ठीक है। विंध्याचल, कोरबा, सतपुड़ा ताप विद्युत 3 इसमें हो गए। उसके बाद देखो आ जाओ, हम लोग चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में आ जाओ पतरातू ताप विद्युत, पतरातू ताप विद्युत और तलचर ताप विद्युत, पतरातू और तलचर ताप विद्युत जो है झारखंड में है। और पश्चिम बंगाल में एक है फरक्का ताप विद्युत, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में रामगुंडम ताप विद्युत,
रामगुंडम ताप विद्युत, ये आंध्र प्रदेश में है। और नवेली ताप विद्युत, ये भी कोयले से जो कि आधारित ताप विद्युत गृह है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो कुल 12 ऐसे हो जो कोयले पर आधारित ताप विद्युत गृह है। ठीक, हमने मैप के जरिए आपको समझाया है और ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा, आप नोट भी हमारे साथ किए होंगे। ठीक, तो इसी प्रकार ये हमारा कोयला हो गया, कोयले के जो कि प्रकार हो गए, क्षेत्र हो गए। कुछ और इसमें बातें हैं, आइए हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आपका थोड़ा सा रुके रहिए भाई, एक चीज़ और देखो आपको बता दें। जैसे रानीगंज हो गया आपका, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ से क्या होती है, दामोदर घाटी पे है, ये देश का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, जो रानीगंज है, ठीक है, यहाँ देखो रानीगंज देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कि कोयला क्षेत्र माना जाता है। इसे आप नोट करो, देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है, कोयला क्षेत्र। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, रानीगंज कोयला क्षेत्र, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसे आप नोट करो थोड़ा सा। ये कहाँ पे है, दामोदर घाटी, यानी पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में देखने को मिला है। लगभग यहाँ से कोयला 35% यहीं से प्राप्त होती है। रानीगंज वाले क्षेत्र से कोयला कितना परसेंट, 35% कोयला लगभग रानीगंज वाले क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और आगे की ओर हम आपको बताना चाहते हैं धनबाद यानी झारखंड झरिया देश में लगभग, और यहीं से लगभग झारखंड का झरिया देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे लगभग 90% धनबाद के नजदीक है, लगभग 90% यहाँ से जो आपका बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है, ठीक है, यहीं से प्राप्त होती है। 90% झारखंड के झरिया वाले क्षेत्र से यानी धनबाद वाले क्षेत्र से, यहाँ से लगभग 90% बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उत्खनन होता है। दूसरी ओर देखिएगा, और एक चीज गिरिडीह है, यहाँ पे गिरिडीह में उतना क्षेत्र नहीं है। और बोकारो वाला क्षेत्र हमने बता दिया है आपको, सोन घाटी वाला क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सिगरौली उड़ीसा। ठीक है, अब महानदी वाला क्षेत्र उड़ीसा तलचर वाला हमने आपको बताया है। छत्तीसगढ़ कोरबा क्षेत्र खाने बताया है, ये सब महत्वपूर्ण। सिंगरैनी वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश का बताया है, और इसमें और विशेष तो नहीं है। ठीक है, तो एक कोयले का क्षेत्र हो गया, और कोयले के क्षेत्र को हमने बता दिया, बहुत बड़ी चीज़ें। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तेल के बारे में, यानी पेट्रोल, डीजल, इस सब बारे में विशेषतर वीडियो बनाएंगे, आपके सामने लाएंगे। तो दोस्त, ये हमारा कोयला, विशेषकर कोयला के बारे में हो गया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, ऐसे ही हम हर भारत के भूगोल को ऐसे ही कवर करेंगे, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, चाहे भारत के विश्व भूगोल हो, इसे हम लोग ऐसे ही कवर करते चलेंगे। सफ़र हमारा लंबा है, लेकिन हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। थक भी जाओ, बैठ भी जाओ, लेकिन फिर चलना है। ठीक है, इंसान हारता तब नहीं जब वो गिरता है, हारता इंसान तब है जब वो उठने से इनकार कर देता है। तो हम गिर जाएंगे, लेकिन तब भी उठेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे कवर करते रहना, हमारा सहयोग आप करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, ऐसे ही क्रिया हमारी चलती रहेगी। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्त।